हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। देखिए, ये जो चैप्टर है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 1 जो है, जिसका टाइटल है एवलिन ग्लेन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। देखिए, टाइटल कितना प्यारा है इसका। एवलिन ग्लेन यहाँ पे बात किया गया है, जो हमारी स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है, उनका नाम है एवलिन ग्लेन। लिसन्स टू साउंड मतलब ये साउंड को सुनती है, विदाउट हियरिंग इट, बिना साउंड को सुने, मतलब ये साउंड को सुनना बिना साउंड को सुने। ये कैसी मिस्ट्री है? सो चलिए इस चैप्टर की हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। रश आवर मतलब होता है सबसे ज़्यादा बिजी टाइम। सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जिसमें हम लोगों को दिखाई देता है एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है और उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे अपनी पोजीशन के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक छोटी सी गर्ल है जो कि 17 ईयर्स से थोड़े कम दिख रही है, कम एज की हमें दिखाई दे रही है। ये नर्वस थी लेकिन थोड़ी एक्साइटेड भी हो जाती है जैसे ही ये अपने पास आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशन को फील करती है। ये इसका पहला दिन था, मतलब ये जो गर्ल थी ये पहला दिन था जब ये जा रही थी प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि लंदन में था। और एक ऐसी टीनेजर जो कि स्कॉटिश फार्म की है, मतलब जो स्कॉटलैंड की है, उसके लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग था, काफ़ी ज़्यादा डॉन्टिंग मतलब फ्राइटनिंग था। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एस्पायरिंग का मतलब होता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा लगन होती है। ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, इसने अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया था जो आज तक किसी भी म्यूजिशियन ने किया हो। और वो चैलेंज क्या था? ये पूरी तरह से डेफ थी, मतलब पूरी तरह से बहरी थी, इसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। एवलिन ग्लेन की लॉस ऑफ हियरिंग बहुत ग्रेजुअल थी, यानी धीरे धीरे इन्होंने अपनी सुनने की कैपेसिटी को खो दिया था। इनकी मदर को याद है कि जब ये 8 ईयर ओल्ड थी, मतलब जब ये 8 साल की थी, तो इनकी मदर ने इनमें कुछ तो गलत बात नोटिस की थी। और वो गलत बात क्या थी? एवलिन पियानो बजाने का वेट कर रही थी, तभी उनकी मदर उनका नाम बुलाती है, लेकिन एवलिन अपनी जगह से नहीं हिलती। अचानक मदर को महसूस होता है, फील होता है कि एवलिन को सुनाई नहीं दिया है। इजाबेल ग्लेन बोलती है, जो कि इनकी मदर थी। थोड़े समय तक तो एवलिन ने अपनी ये जो कमी थी, इसे सुनाई नहीं देता था, इसको थोड़े समय के लिए तो एवलिन ने अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपा कर रखा। कॉन्सिल मतलब होता है छुपा कर रखना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, एवलिन के जो मार्क्स थे, मतलब स्कूल में जो परफॉर्मेंस थी, वो धीरे धीरे डिटोरिएट होना स्टार्ट हो गई, मतलब धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो गई। और तब जाके उनकी हेड मिस्ट्रेस ने बोला उनके पेरेंट्स को कि आप एक काम करो, आप एवलिन को लेकर चले जाओ एक स्पेशलिस्ट के पास में। उस समय इन लोगों को पता चला कि एवलिन का जो हियरिंग था, मतलब सुनने की जो कैपेसिटी थी, वो सीवियरली इम्पेयर हो चुकी है, क्योंकि उनमें धीरे धीरे एक नर्व डैमेज हो गई थी। उन्हें एडवाइस किया गया कि उनको हियरिंग एड्स प्रोवाइड करवा दी जाए, यानी वो मशीन जिनसे आर्टिफिशियली हम लोग सुनते हैं, वो एवलिन को प्रोवाइड करवा दी जाए और उनको एक स्कूल में भेजा जाए जो कि डेफ के लिए बना होता है, बहरे लोगों के लिए बना होता है। एवलिन बोलती है, जैसे ये बात मुझे पता चली, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस बची हुई है। लेकिन एवलिन अभी हार मानने वाले लोगों में से नहीं थी। वो डिटरमाइंड थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगी और म्यूज़िक में इनका जो इंटरेस्ट था उसे भी वो परस्यू करेगी। एक दिन एवलिन नोटिस करती है कि एक जो गर्ल है वो जाइलोफोन बजा रही थी। देखिए, जाइलोफोन क्या होता है? इस तरफ ये जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को दिखाया गया है, ये जाइलोफोन है। एक दिन एवलिन नोटिस करती है कि एक गर्ल जाइलोफोन बजा रही थी और एवलिन भी डिसाइड करती है कि उन्हें भी जाइलोफोन बजाना सीखना है। ज़्यादातर जो टीचर्स थे वह एवलिन को डिस्करेज करते थे, लेकिन एक परक्यूजनिस्ट थे। परक्यूजनिस्ट मतलब होता है वो पर्सन जो ड्रम या तबला प्ले करता है। एक परक्यूजनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने एवलिन में पहले ही पोटेंशियल देख लिया था। उन्होंने देख लिया था कि एवलिन हार मानने वालों में से नहीं है और अगर इसको सिखाया गया तो ये वास्तव में कुछ ना कुछ अचीव कर सकती है। सो उन्होंने क्या किया, उसको सिखाना स्टार्ट किया। 2 बड़े बड़े उन्होंने ड्रम लिए और उन बड़े बड़े ड्रम्स को ट्यून करना स्टार्ट किया अलग अलग नोट्स पे। फिर उन्होंने बोला, एवलिन को बोला कि बेटा इसे सुनो मत, अपने कानों से इसे मत सुनो, बल्कि इसे किसी दूसरे तरीके से सेंस करने की, महसूस करने की कोशिश करो। एवलिन बोलती है, अचानक मैंने रियलाइज़ किया कि जो हायर ड्रम था वो मुझे अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से से सुनाई दे रहा था, मतलब फील हो पा रहा था, और जो लोअर ड्रम था
वो मुझे अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से से फील हो पा रहा था। मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कानों से, बल्कि मैं उस म्यूज़िक को फील कर रही थी। जो हायर ड्रम था अपनी वेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से, और जो लोअर ड्रम था उसे अपनी वेस्ट के नीचे वाले हिस्से से। फोर्ब्स रिपीट करते हैं इस एक्सरसाइज को काफ़ी बार, और बहुत ही जल्दी एवलिन क्या देखती है कि वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कुछ नोट्स को फील कर पा रही थी। म्यूजिक नोट्स को वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फील कर पा रही थी। फिर एवलिन बोलती है कि अब मैं सीख चुकी थी कि किस तरीके से मैं अपनी माइंड और बॉडी को ओपन कर सकती हूँ साउंड और वाइब्रेशन के लिए। यानी अब मुझे साउंड और वाइब्रेशन को सिर्फ फील करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने कानों से सुनने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा बाकी का जो काम था वो मेरे डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ने कर दिया। यानी मैं पूरी तरह से डिटरमाइंड थी म्यूज़िक सीखने के लिए। दूसरा, मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया। एवलिन ने कभी पीछे घूमकर नहीं देखा उस पॉइंट के बाद में, क्योंकि एवलिन को अब अपना खुद का पोटेंशियल भी पहचान में आ चुका था। वो अपने खुद के पोटेंशियल को भी रिकग्नाइज कर चुकी थी। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के भी काफ़ी सारे टूर किए थे एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में। जब वो सिर्फ 16 ईयर्स की थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि म्यूज़िक को ही अब से वो अपनी लाइफ बना लेगी। उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, कहाँ के लिए? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए। और सबसे मेन बात, उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे। मीन्स उस एकेडमी के पूरे इतिहास में आज तक किसी ने इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं किए थे जितने एवलिन ने किए थे। एवलिन धीरे धीरे इस ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस पे आ गई थी। यानी पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा के साथ में परफॉर्म करती थी, बट अब धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस भी दिया करती थी। 3 ईयर का उनका कोर्स था। उसके बाद में 3 ईयर कोर्स एंड होने के बाद में उनको लगभग सारे टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे। मतलब लगभग ज़्यादातर उन्होंने टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे अपने 3 ईयर के कोर्स के कंप्लीशन के टाइम पे। और इन सब के लिए एवलिन को किसी तरह का हीरोइक अचीवमेंट नहीं चाहिए था। इनफैक्ट एवलिन क्या बोलती है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको अपनी डायरेक्शन भी पता है कि आपको कहाँ जाना है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको अपनी मंजिल का पता है तो सिर्फ आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है और आप वहाँ पे बहुत ही जल्दी पहुँच जाओगे। और इस तरीके से जो एवलिन थी वो सीधा टॉप पे पहुंच गई थी। हमारे 2 आवर के डिस्कशन में एवलिन में एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं बोल रहा था और एवलिन भी मेरी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं बोल रहा था और एवलिन को समझ नहीं आ पा रहा था। बस एवलिन सिर्फ इतना बोलती है कि वो लोग जिनके बड़ी घनी दाढ़ी होती है, मतलब बेर्ड होती है, वो मुझे थोड़ा परेशान करते हैं। हंसते हुए एवलिन बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि एवलिन सुन तो नहीं सकती थी, वो लिप रीडिंग किया करती थी। सो एवलिन बोलती है कि ये सिर्फ लिप रीडिंग करना ही नहीं था, सिर्फ लिप्स ही नहीं थे जिनको मैं देखा करती थी, बल्कि पूरे फेस को भी मैं देखा करती थी। पूरे फेस के एक्सप्रेशन, स्पेशली जो आईज है, उनको भी देखकर मुझे पता चलता था कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है या क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। वो एकदम फ्लॉलेसली बोलती थी, यानी बिना रुके बोलती थी, कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं किया करती थी। और उनकी आवाज़ में थोड़ा स्कॉटिश लहजा आता था, स्कॉटलैंड का थोड़ा लहजा आता था। फिर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी स्पीच क्लियर इसलिए है, मतलब मेरी आवाज़ क्लियर इसलिए है क्योंकि जब मैं 11 ईयर्स की थी तब तक तो मुझे सुनाई देता था, तो सुन के मैंने लैंग्वेज को सीख लिया। वो बोलती है, लेकिन इससे ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया, जस्टिफाई नहीं हो पाया कि उन्होंने फ्रेंच या फिर बेसिक जापानीज़ में मास्टर कैसे की। मतलब हो सकता है कि यार उन्हें 11 ईयर्स तक सुनाई दिया हो, उन्होंने स्कॉटलैंड की लैंग्वेज सीख ली, स्कॉटिश उन्होंने सीख ली, लेकिन फ्रेंच या जापानीज़ उन्होंने कहाँ से सीखी, ये कहीं से भी क्लियर नहीं हो पाया है। चलिए, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, वो एक्सप्लेन करती है कि जो म्यूज़िक है ये मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में भरा हुआ है। मतलब मेरी बॉडी में खून की तरह है, मेरी रगों रगों में म्यूज़िक बहता है। ये मेरी स्किन में एक सेंसेशन की तरह दौड़ता है। टिंगल मतलब होता है सेंसेशन, यानी सनसनी की तरह दौड़ता है। मेरे चीक बोन्स और यहाँ तक कि मेरे हेयर में भी एक सेंसेशन की तरह म्यूज़िक ही दौड़ता है। जब वो म्यूज़िक प्ले करती है, जब वो ज़ाइलोफोन प्ले करती है, तो वो सेंस कर सकती थी ज़ाइलोफोन का जो साउंड था वो स्टिक से उनकी फिंगर टिप्स तक आ रहा है। और ड्रम की आवाज़ को कैसे फील कर सकती थी? जब वो ड्रम की तरफ झुकती थी ड्रम बजाते समय, तो ड्रम के जो भी रेजोनेंस होते थे, मतलब ड्रम के जो भी एको होते थे, गूंज होती थी ड्रम की जो भी, वो उनकी पूरी बॉडी में उसे वो फील करती थी। जब किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म करती थी तो वो अपने जूते हटा लिया करती थी, अपने शूज़ उतार दिया करती थी, ताकि उस वुडन प्लेटफॉर्म से जो वाइब्रेशन है वो उनके नंगे पाँव से होते हुए उनके पाँव तक आए और उन्हें
बीट्स का पता चल सके, उन्हें पता चल सके कि अब कौन से नोट पे कौन सा म्यूज़िक बजाया जा रहा है। और इसमें सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है कि जो एवलिन है ये अपने ऑडियंस को हमेशा खुश कर दिया करती थी, यानी जो भी इसकी ऑडियंस थी इनको हमेशा एवलिन का म्यूज़िक पसंद आया करता था। 1991 में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी प्रेजेंट किया गया। मास्टर परक्यूशनिस्ट जो जेम्स ब्लेज थे वो बोलते हैं कि भगवान ने उनकी हियरिंग तो ले ली, मतलब भगवान ने उनकी सुनने की कैपेसिटी तो ख़त्म कर दी, कैपेबिलिटी तो ख़त्म कर दी, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी लाइन बोली गई है, जो बातें हम लोग सुनते हैं उन सबको वो फील करती है, जो हम सुनते हैं उसे वो फील करती है। और ये जो फीलिंग है ये ऑब्वियसली हम लोगों से ज़्यादा डीप होती है, हम लोगों से ज़्यादा गहराई से वो उसे फील करती है, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन इस बात को कन्फेस भी करती है कि वो वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब जो हमेशा काम में लगा रहता है, मतलब जिसे काम करने से कभी रोका ही नहीं जा सकता, हमेशा अपने काम के पीछे पड़ा रहता है। सो एवलिन कन्फेस करती है कि वो एक वर्कहॉलिक है। वो बोलती है कि मैं अपने काम को किसी क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड तरीके से करती हूँ, यानी मैं अपने काम में बिल्कुल भी ढील नहीं देती हूँ, हमेशा अपने काम में लगे रहती हूँ। लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं वो इनॉर्मस थे, यानी बहुत सारे रिवॉर्ड उन्हें मिले हुए थे। रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन फ्री कॉन्सर्ट भी किया करती थी प्रिजन्स में, यानी जेल में, हॉस्पिटल्स में, और वो हाई प्रायोरिटी क्लासेस भी दिया करती थी यंग म्यूजिशियंस को। बीथोवन के जो एन रेशलिन है जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए फंड किया करते हैं, वो बोलते हैं कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी उन डेफ चिल्ड्रन के लिए, उन बहरे बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन थी जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अब उन लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं बची है जहां वो जा सकते थे। लेकिन जब वो एवलिन को देखते थे, जब एवलिन का एग्जाम्पल उन लोगों के सामने पेश किया जाता था, तो पता चलता था कि यार अचीवमेंट करने के लिए कभी कोई भी कमी हम लोगों को रोक नहीं सकती। बस हम लोगों को जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है प्योर डेडिकेशन। एवलिन ग्लेन ने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर ली थी, यानी वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो उनकी डबल एज के लोग भी नहीं कर पाते हैं। वो परक्यूजन को, यानी परक्यूजन मतलब जैसा मैंने अभी बताया तबला या ड्रम को प्ले करना, इस प्रोफेशन को वो एकदम ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लेकर आ चुकी थी। और उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि ये यानी परक्यूजन कितना ज़्यादा मूविंग हो सकता है, कितना ज़्यादा इंथ्रिलिंग हो सकता है, कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग हो सकता है। उन्होंने इंस्पिरेशन दी उन लोगों को जो हैंडीकैप्ड है। अब लोग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अगर एवलिन ये काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना आवाज़ के म्यूज़िक को सुनना, देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब बिल्कुल ये तो वैसा ही हुआ बिना पाँव के चलना। तो अगर वो ये काम कर सकती है तो हम भी ये काम कर सकते हैं। और सबसे मेन बात कि एवलिन ने कई सारे लोगों को प्लेजर भी दिया है, यानी खुशी भी दिया, अपने म्यूजिक से कई सारे लोगों को फैसिनेट भी किया है। सो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन बच्चों, चैप्टर के जाते जाते कितना शानदार और प्यारा मैसेज हम लोगों को दिया हुआ है, और वो बहुत ही सिंपल मैसेज है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर हम लोग सोच ले किसी चीज़ को हम लोगों को अचीव करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों को नहीं रोक सकती। ये जितने भी बहाने हम लोग बनाते हैं ये सिर्फ इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग काम को करना नहीं चाहते। बाकी अगर काम को हम लोगों को करना है तो उसके लिए किसी तरह का कोई बहाना हमारे पास में नहीं होना चाहिए, और हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है। सो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, साथ ही साथ मज़ेदार भी लगा होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेरी होती है, नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें अपने कमेंट, सजेशन या क्वेरी ड्रॉप कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उन सबका आंसर देने की। इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।